आज यहाँ उपस्थित स्टेडियम में माननीय प्रशांत किशोर बाबू के कार्यक्रम में पूरे जिलावासी को हार्दिक वंदन अभिनंदन चंदन करते हैं। तो आप लोग बहुमूल्य समय दे करके लगभग 12 बजे से अभी 3 बजे आप लोग एक टंगा दे करके ये सुन रहे हैं, इनके लिए हम आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बारीकी से हम लोग को प्रशांत बाबू सभी मुद्दे पर बात किए हैं, हर एक मुद्दे पर बात किए हैं, तो बात तो करना जरूरी नहीं है, नेता बहुत है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष। लगातार 17 महीनों से गांव गांव पैदल प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं और यह संकल्प लेके चले हैं जैसे गांधी जी चले थे समाज को जगाने के लिए। समाज के लोग जगे तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन गांधी का वह सपना जो अधूरा रह गया, आर्थिक आजादी का, गांव के खुशहाली का, उस सपना को लेकर प्रशांत किशोर जी गांव गांव जा रहे हैं और समाज के मदद से एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए चल रहे हैं जो जनता का सुंदर राज बने, जन सुराज बने। हम आग्रह करेंगे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आप लोगों से बात करें। एक बार जोरदार ताली बजाया। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। आपके कोई सवाल जवाब रह गए तो हम बोलने के बाद यहाँ बैठेंगे, आप सवाल कर सकते हैं। कोई बहुत चिंता का, घबराहट का कारण नहीं है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में लोगों को ये बड़ी घबराहट रहती है कि कोई मिला जल्दी फोटो खिंचा ले, जल्दी अपनी बात रख ले। इतनी घबराहट की जरूरत नहीं है। हम कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ ट्रेन नहीं है कि छूट जाएंगे तो आप फिर उस पर नहीं चढ़ पाइएगा। आज का जो सत्र है, हम पदयात्रा के माध्यम से यहाँ नहीं आए। पदयात्रा तो अभी आपके जिले में 24-25 तारीख को पहुंचेगी, लेकिन पदयात्रा से पहले मैं उन जिलों में 1 या 2 दिन के लिए जाता हूँ जहाँ आने वाले 2-3 महीनों में पदयात्रा को पहुँचना है, क्योंकि मेरे साथियों के माध्यम से या सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप में से कई लोगों ने जन सुराज के बारे में या इस पूरे प्रयास के बारे में थोड़ा बहुत जाना समझा है। उसी जानकारी के आधार पर आपने इससे जुड़ने की बात सोची है या इससे जुड़े हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आऊं यहाँ पदयात्रा करने। उससे पहले जो साथी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस सोच परिकल्पना से जुड़ रहे हैं, उनको आकर रूबरू उनसे बात कर सकूं। आपको इसकी जो मुख्य बिंदु है इस परिकल्पना की, इस सोच के पीछे, इस प्रयास के पीछे, उसके विषय में अपने मुंह से आपके सामने बात रखूं और अगर आपके कोई बहुत विशेष सवाल हैं तो उसका भी जवाब दूं, ताकि आप सोच समझकर ये निर्णय ले सकें कि आपको इस परिकल्पना, इस सोच के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अगर जुड़ना है तो किस भूमिका में रहना है, ताकि जब पदयात्रा हो तो आपके मन में ये स्पष्टता रहे, आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपके पास रहे। तो सबसे पहले आप मेरा परिचय जानिए। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, प्रशांत कुमार नहीं। हम रहने वाले बिहार के सासाराम जिले के हैं। हम बक्सर जिला के रहने वाले नहीं। बहुत जगह पेपर में, अखबार में आप पढ़ते हैं, बक्सर लोग इसलिए बताते हैं कि हमारे पिताजी वहां पर सरकारी डॉक्टर थे बहुत दिनों तक, इसलिए कई लोगों को लगता है कि हम बक्सर के रहने वाले हैं। हम रहने वाले सासाराम जिला के हैं। हम IIT और मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं पढ़े। हम पब्लिक हेल्थ की हमने पढ़ाई पढ़ी है और हम कोई मैनेजमेंट विद्यार्थी नहीं है। हम जिस काम से, जिस परिचय से आप हमको जानते हैं, इससे पहले 10 वर्ष तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया। पहले 4 वर्ष भारत में, फिर अमेरिका में और उसके बाद अफ्रीका में हमने काम किया। 2011 में हम देश में वापस लौटे और जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, जिसको मीडिया वाले राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक कह के बुलाते हैं, उस काम को हमने
2011 से 2021 तक किया है। ऐसा 10 वर्ष में अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला और 10 वर्ष में जितने भी चुनाव 10 राज्यों में हमने चुनाव में अपना भागीदारी करी है, 10 राज्यों में सरकार बनाने में कंधा लगाया है। अब पहला सवाल लोग पूछते हैं कि भाई ये तो पहले अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम किए हैं, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि तो पैसा लेकर काम करने वाले आदमी हैं, तो ये सब काम छोड़कर आज ये पदयात्रा कर रहे हैं, तो इनकी बात को क्यों ध्यान से गंभीरता से लिया जाए? ये बात तो ठीक है, सवाल उठना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि 10 वर्ष हमने पैसा लेकर काम किया और आज आकर पदयात्रा करके आपको ज्ञान दे रहे हैं। 10 वर्ष जो हमने काम किया वही मेरी पहचान है। हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं। आप हमारी बात इसलिए सुन रहे हैं, देश भर में लोग हमारी बात इसलिए सुनते हैं कि हमने वो काम किया है और वो काम करके जो अनुभव हुआ, जो सीखा, जो समझा, उसी का निचोड़ है जनसुराज। 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रह के उनको जिताकर सरकारें बनाकर मैंने ये अनुभव किया कि दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। और बिहार में भी मैंने महागठबंधन का एक प्रयोग कराया। अभी जनसुराज जीतेगा कि हारेगा वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन 2015 में हम पूरा बिहार जीत गए थे। सरकार हमने बनवाई, मंत्रिमंडल बनाने में हमारी योगदान रहा, 7 निश्चय बनवाया, बिहार विकास मिशन बनवाया, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। तो मेरा अपना 10 साल का अनुभव है कि जब तक समाज के स्तर पर प्रयास न हो, जब तक आप और हम न सुधरे, तब तक सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बदलने से व्यवस्था बदलने वाली नहीं। चुनाव जीतना कठिन काम है, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। चुनाव जीतने के लिए 6 महीना चाहिए, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतने के लिए शायद 60 महीना भी कम पड़े। इसीलिए इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और जब मैंने वो 10 वर्ष काम किया, ये अनुभव हुआ, उसके बाद साल भर तक हम अपना काम धाम छोड़कर अपना पूरा साल भर इस चीज के लिए लगाया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है तो मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे बिहार में लोगों की जिंदगी सुधरे। सरकार और नेता दल को तो बहुत जिताए हैं, कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे बिहार के लोगों का जिंदगी भी बदले, ये लोग भी जीते। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। और हम ये कोई दल बनाकर चुनाव जीतना मेरी प्राथमिकता नहीं है। हम आपको जिताने नहीं आए, हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारे बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मैं ऐसा फर्ज अपना समझता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है। अगर हमारे जैसा आदमी कोई हिम्मत नहीं करेगा बिहार में कुछ प्रयास करने का, तो दूसरा कौन प्रयास करेगा? इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ये दल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि हम ये नहीं पूछते, बताते हैं कि वोट किसको देना है। तो पदयात्रा की शुरुआत में ही ये कहा गया है कि दल बनना निश्चित है, इसमें कुछ इफ बट किंतु परंतु नहीं है। दल निश्चित बनना है, इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे। बिहार में अध्ययन मैंने इस अभियान से पहले कराया तो सर्वे में पता चला कि 55% लोग, मतलब आधे से ज्यादा बिहार के लोग ये मानते हैं, वो चाहे किसी जाति के हों, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय के हों, आधे से ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से अलग एक नया दल, नया विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कह रहे हैं कि जनसुराज होना चाहिए, लेकिन नया दल, नया प्रयास होना चाहिए। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या आधे से ज्यादा है। तो जनसुराज की सोच इस पर शामिल है कि अगर आधे से ज्यादा बिहार के लोग एक नया दल और नया प्रयास चाहते हैं, तो हम वो विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो दल बनाए और सब लोग मिलकर बिहार को सुधारने के लिए एक बेहतर प्रयास करें। कुछ लोगों को लगता है कि भैया पहले तो आप दल और नेता को सलाह देते थे, अब आकर ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं।
तो मेरी नजर में जो काम हम पहले करते थे वही काम अभी भी कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले सलाह सुझाव मदद दल और नेता को करते थे, अब वही सलाह और सुझाव बिहार की जनता को कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कैसे आप में से कुछ लोग एक साथ आकर दल बना सकते हैं, संगठन तैयार कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। मेरे नजर में काम में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वो नेता के लिए कर रहे थे, अब वो बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं कि भैया आपने ही तो पहले लालू नीतीश को 14 में जिताया, आप आज नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं? बात तो ठीक है कि भाई आपने पहले मोदी जी को जिताया, फिर आप नीतीश लालू को जिताए, तो आज आकर क्यों बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए, जिसको भी लगता है कि भाई आपने पहले नीतीश की मदद की थी, मोदी की मदद की थी, तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ये समझिए कि 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी और 2023-24 के नीतीश कुमार जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पे। जिस 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति के बारे में बिहार में बहुतायत लोग ऐसा समझते थे कि 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में उस आदमी ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास किए थे। हम जैसे लोगों को, जिसको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों को लगता था कि चलिए भाई, लालू जी के दौर के बाद अब ये कुछ सुधार शुरू हुआ है और वो सुधार बने रहना चाहिए। आज जो नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में बहुतायत लोग राज्य में ये सोचते हैं कि आज का जो राज है वो करीब करीब जो लालू जी का राज था वही दशा है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के टाइम में ये अपराधियों का जंगल राज होता था, नीतीश जी के राज में आजकल ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। मोर और लेस बात वही। तो जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो सुशासन बाबू थे, सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो आदमी कुर्सी कुमार पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में उनके दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश बाबू के पास उस समय भी 117 विधायक थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है, नैतिकता एक चीज होती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। और आज वो जिस नीतीश कुमार का हम विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2020 में बिहार की जनता ने जिसको चुनाव हरा दिया है। 243 के विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक जिताया है, फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़ के, कभी कमल पर बैठ के जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार का मैंने मदद किया था, वो नीतीश कुमार थे जिनमें मानवता अभी जिंदा थी। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोगों को, नीतीश बाबू वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री थे। गैसल पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां पर एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 285 लोगों की मृत्यु हो गई। नीतीश बाबू ने 285 लोगों की मृत्यु के बाद, उस रेल दुर्घटना के बाद, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जिस पद पर रहने के बाद भी हमारे 285 लोगों की मृत्यु हो गई, हम उस पद पर नहीं रह सकते हैं। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार की आप विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों बिहार के लोग काल के भेंट चढ़ गए, लाखों बच्चे बिहार के मारे मारे पूरा देश में फिर रहे थे, और नीतीश कुमार अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। उस नीतीश कुमार की आप विरोध कर रहे हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं जो शराब पीकर जब 100 लोग मरते हैं तो हाथ पॉकेट में डालकर हंसते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कहते हैं पहले भैया आपने मोदी को मदद किया था, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोकतंत्र को जरा भी नहीं समझते।
लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव की व्यवस्था क्यों है? 1 वर्ष में क्यों नहीं है? 2 वर्ष में क्यों नहीं है? 10 वर्ष में क्यों नहीं है? ये 5 वर्ष की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जिस दल को, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका यकीन है, जिस पर भी भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, आप उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए और उसको 5 वर्ष का कम से कम समय दीजिए ताकि वो काम करके दिखाए। अगर वो काम करता है, सही काम करता है, आपकी आशा अपेक्षा के अनुरूप काम करता है, तो आप नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसकी मदद कीजिए, फिर से वोट दीजिए। लेकिन वही संविधान आपको बताता है कि अगर वो नेता, अगर वो दल, विचारधारा आपके आशा के अनुरूप काम उसने नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की है, उसको वोट दिया, जिताया है, उतनी ही मजबूती से आप उसको विरोध भी कीजिए, आप उसको सत्ता से हटाइए। अगर आप नहीं हटाइएगा तब तो आप राजतंत्र ला दीजिएगा। बहुत आदमी कहता है भैया मोदी को वोट दिए थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? मेरे भाई, अगर हमारे अनुसार उन्होंने आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेवारी है उनका विरोध करना। अगर विरोध नहीं कीजिएगा तो 5 वर्ष में चुनाव का मतलब है क्या है? एक बार आप मोदी जी को वोट दे दिए, अब जीवन भर उन्हीं को रहने दीजिए। एक बार नीतीश कुमार को वोट दे दिए, अब जीवन भर वही रहेंगे। 5 वर्ष पर वोट होने की जरूरत क्या है? तो ये लोकतंत्र की बुनियाद है, इसको खत्म मत कीजिए। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। एक बार किसी को वोट दे दिया, जात के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, चेहरा देखकर, जिस वजह से भी आपने दिया, वो एक बार के लिए वोट है। वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। चौथा एक और सवाल लोग करते हैं कि भैया ये इतना बड़ा बड़ा आप बात कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, तो सब अच्छी बात है। ये सब करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? बहुत आदमी का सवाल है। भाई गांधी जी का फोटो लगाए हैं, इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? सवाल होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वहां से आता है जिन लोगों को पिछले 10 वर्ष में हमने अपने जीवन में मदद की है, जिन लोगों को सरकार बनाने में, अपने राज्य में राजनीति करने में सफलता पाने में मदद की है, उन लोगों से, उन लोगों के दोस्तों मित्रों से पैसा लिया जा रहा है कि बिहार में मैं एक प्रयास कर रहा हूं, इसमें मदद कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर बिहार में लोगों से पैसा लेकर ये काम करेंगे तो जो लोग पैसा देगा वो अपना सलाह भी देगा, वो अपना अधिकार भी जताएगा, वो बताएगा कि कैंप कहाँ लगाइए, वो ये बताएगा कि किसके घर में खाना खाइए, वो ये बताएगा कि टिकट किसको दीजिए, चुनाव किसको लड़ाइए। इसीलिए बिहार में किसी से 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं। ये 10 वर्ष की जो मेरी गाड़ी कमाई है, पूंजी है, पैसा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में, देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम कोई प्रयास कर रहे हैं तो इसमें सफलता मिलेगी। ये बड़े लोग हैं, वो 2, 4, 10 करोड़ रुपया उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। वो लोग मदद कर रहे हैं, उससे ये अभियान चलता है। और जब ये दल बनेगा तब उस समय बिहार की जनता से मदद मांगी जाएगी। हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जब ये दल बने तो मैं ये व्यवस्था बनाऊंगा ऐसी कि बिहार में आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल के जरिए 100-200 रुपया जन सुराज को आराम से बैंक के माध्यम से भेज पाइएगा। जैसे 2011-12 से पहले देश में शायद ही किसी को मालूम था कि सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर हो सकता है। आज जो लोग देश में बैठे हैं, सत्ता चला रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया का बहुत बड़ा धुरंधर बताते हैं, उनको भी सोशल मीडिया का पहला पाठ इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर ने सिखाया। अब हम वो व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं कि जब ये अभियान जब तक पूरा हो, नया दल बने, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें बिहार के कम से कम 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया अपने मोबाइल के जरिए योगदान करें। अगर 2 करोड़ आदमी बिहार का 100-100 रुपया भी दे दिया तो 200 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा और 200 करोड़ रुपया यहाँ के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए काफी होना चाहिए। अगर
ये मेरा मानना है कि 13 करोड़ अगर बिहार में लोग हैं तो बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, नई व्यवस्था बनाने के लिए 2 करोड़ आदमी ऐसा जरूर है जो 100 रुपया बिना अपना पेट काटे हुए दे सकता है जन सुराज को। अभी चूंकि वो व्यवस्था ही नहीं है, अभी हम आकर यहाँ चादर को पैसा इकट्ठा करने लगेंगे तो आधा उसमें चोरी हो जाएगा। तो हम वो व्यवस्था बना रहे हैं ताकि आप ये देख पाएंगे कि आपने जो 100 रुपया दिया, जो ये 200 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है। आप इंटरनेट पर जाकर इसको देख पाइएगा कि ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। गाड़ी के प्रचार में खर्च हो रहा है कि टोपी बांटने में खर्च हो रहा है कि चुनाव लड़ने में खर्च हो रहा है। ये व्यवस्था बनाई जा रही है। कुछ लोगों को लगता है, चौथा पांचवा सवाल, कि अरे भैया बिहार में तो 2 ही धारा है, यहाँ पर तो सब वोट जातीय पर पड़ता है। कितना भी आप बात कर लीजिए प्रशांत जी, कितना भी भीड़ आ जाए, कितना भी लोग समझ जाए, चुनाव होते होते जाति पर ही वोट पड़ेगा। ये जितने लोग राजनीति करने वाले हैं बिहार में, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं। आपको इसका ज्ञान नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपको इसका ज्ञान नहीं है। हम अभी आपका आंख खोले देते हैं। जिसको भी लगता है कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा बिहार में भाजपा को वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। भाजपा को वोट नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि वोट मोदी जी को पड़ रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट भाजपा को पड़ता है। तो जरा जिनको भी लग रहा है कि हर आदमी बिहार में जाते पर वोट देता है, आप हमको सोच के बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। मोदी जी के जाति का एक आदमी भी बिहार में नहीं है। तो लाखों लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे कैसे रहा है। वो जात पर नहीं दे रहा है, हिंदुत्व पर दे रहा है, विचारधारा पर दे रहा है, मुसलमान को हराने के लिए दे रहा है। बहुत लोग इसलिए है जो लालू जी के डर से दे रहा है। उसी तरह बिहार में 18% मुसलमान रहता है। मुसलमान लोग वोट देते हैं आरजेडी को, लालटेन को। ये सब या लालू जी के जात वाले लोग नहीं है। ये लालू जी को पसंद करने वाले हो ये भी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ वोट इसलिए देते हैं कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है और ये भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, तो जाके लालटेन को वोट देते हैं। तो जितने लोग ये मानते हैं कि भैया बिहार में तो सब जाते पर वोट देगा, आपको इस बात का बहुत गहराई से इसका अनुभव नहीं है। जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है। जात के आधार पर एक बड़ी जनसंख्या वोट करती है, लेकिन सिर्फ जात पर ही हर आदमी वोट करता है, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2014 में यहाँ भाजपा नहीं जीतती। 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम में नीतीश और भाजपा 206 सीट जीत कर आए, और वही भाजपा नीतीश जब 2020 में लड़े तो उनको 125 सीट आया। सब जाति का समीकरण कहाँ गया। फर्क ये है कि 2010 में उनको 206 सीट इसलिए आया कि 2005 से लेकर 2009 में बिहार के सारे समाज को ऐसा लगा कि भाई बिहार में सुधार हो रहा है। तो लोगों ने जाति और समाज से ऊपर उठकर भाजपा को, एनडीए को, नीतीश कुमार को वोट दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार और भाजपा जब 2020 में लड़ने आए तो उनको 125 सीट आने में दम निकल गया। तो जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे, जनता को सही विकल्प दिखेगा, तो समाज में ये ताकत है। वो जातियों से ऊपर उठकर पीछे वोट करता रहा है। और बिहार में सिर्फ जाति है ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में जाति है। एक अंतिम बात जाति को लेकर, अगर मान भी लीजिए कि जाति पर ही वोट पड़ता है, तो भी राजनीति करने वाले के नाते आपके पास ये विकल्प नहीं है कि जाति खत्म हो जाएगा तब आप राजनीति करने आइए, कि जाति न रहेगा तब हम आएंगे प्रयास करने। तो भैया ना कभी जाति खत्म होगा ना कभी आप प्रयास कर पाइएगा। जो लोग राजनीति करते हैं, जो इनको राजनीति के जरिए समाज का अगुवा बनना है, उनको समाज की अच्छाई और बुराई दोनों के रहते हुए ही उसका अगुवाई करना है। अगर आप कहिएगा कि भैया यहाँ जाति न रहे, यहाँ भ्रष्टाचार, धन बल, बाहुबल न रहे तब राजनीति करने आएंगे, तो न कभी वो स्थिति बनेगा, न कभी आप राजनीति करने आइएगा। और अगर समाज में सब अच्छा हो ही जाए, जाति नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, बाहुबल, धन बल नहीं है, तो फिर आपके हमारे आने का जरूरत क्या है। जो उतना बढ़िया समाज बनाया है उसी को आगे रहना चाहिए।
तो इसीलिए जाति के नाम पर, बाहुबल धन बल के नाम पर डर कर बाहर बैठिएगा तो आपका भला होने वाला नहीं है। बिहार की जो आज स्थिति है उसके लिए ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि जिस समाज में पढ़े लिखे समझदार प्रबुद्ध लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार में पिछले 40-50 सालों में यही हुआ है। जो यहाँ का सही आदमी है, सही सोच वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा समझदार है, प्रबुद्ध है, समाज के लिए कुछ सोचता है अच्छा, ऐसे लोगों को यहाँ पर हाशिए पर ढकेल दिया गया है या लोग खुद से डर के मारे राजनीति से किनारे हो गए। और नतीजा ये हुआ कि जितना समाज में लंपट बदमाश लुटेरा है वही राजा बनकर बैठ गया है। किसी एक जाति दल की बात नहीं है, सब दल में वैसा ही आदमी है। इसीलिए ये प्रयास में पहला शब्द है सही लोग। ये मजबूत लोग ढूंढने का प्रयास नहीं है। हम लोग राजनीति में 10 साल चुनाव लड़ाए हैं। राजनीति में मजबूत आदमी को ही सही मानकर आगे बढ़ाया जाता है। भैया इनके पास 500 आदमी है, इनके पास 10-20-50 गो गाड़ी है, इनके पास बूथ का कमिटी है। जो मजबूत है उसी को सही मानकर उसके पीछे ताकत लगाई जाती है। जन सुराज में हम उल्टा कर रहे हैं। हमको मजबूत आदमी नहीं चाहिए, हमको सही आदमी चाहिए। एक बार सही आदमी का चुनाव हो गया तो हम लोगों की सोच है कि उसके पीछे ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि जन सुराज से लगाया जाए, क्योंकि सही को मदद करके मजबूत बनाया जा सकता है। मजबूत को सही बनाने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए इसमें सही लोग की बात है। एक सज्जन यहाँ खड़े होकर पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर के पास मिथिला के पिछड़े इलाके के सुधारने का क्या प्लान है। प्रशांत किशोर के पास मिथिला के लिए भी कोई प्लान नहीं है, सीमांचल के लिए भी कोई प्लान नहीं है, मगध के लिए भी कोई प्लान नहीं है, किसी के लिए प्लान नहीं है। प्रशांत किशोर के पास बस एक ही प्लान है कि जिन लोगों को के पास इसका प्लान है सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए। हम इसके नेता नहीं है, हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके कुम्हार हैं। कुम्हार जो है अगर उसके पास बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो वो घड़ा नहीं बना सकता है। तो हम ये जो पदयात्रा कर रहे हैं, हम मिथिलांचल के लिए, सीमांचल के लिए अपना प्लान नहीं बता रहे हैं। उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको सीमांचल की समस्या की समझ है, जिनको मिथिलांचल की जमीन की समझ है। वो मिट्टी है जिनको साथ में एक साथ लाएंगे, उसमें थोड़ा पानी वानी डालेंगे, बढ़िया गूंदेंगे, बढ़िया चाक पर लगाएंगे, थोड़ा सहारा देंगे, आप अपने आप खड़े होकर घड़ा बन जाइएगा। और जब मिथिलांचल, सीमांचल, मगध के लोगों की जमीन की समझ रखने वाले लोग जगह पर चुनकर आएंगे, अपने आप रास्ता वहां से निकलेगा। किसी एक आदमी के पास पूरे बिहार की समझ है, कोई एक आदमी मसीहा रहनुमा है जो आकर सबको सुधार देगा, ये भ्रम मत पालिए। ये अपने पिछले 50 वर्ष के अनुभव से सीखिए। बिहार ने सबको देखा है। 40 वर्ष आपने, हमने कांग्रेस को देखा, लालू जी को देखा, नीतीश को देखा, हमने कांग्रेस की शासन को देखा दिल्ली में, अभी मोदी जी को देख रहे हैं। बिहार की स्थिति नहीं बदली। इसीलिए इस अभियान में हम किसी की शिकायत नहीं करते, हम लोग उल्टी बात बता रहे हैं। ये मान लीजिए कि जितने दल, जितने नेता, जिन्होंने भी काम किया, जिन्होंने भी शासन किया, जिन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार का बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़ा है उसको आवाज मिल गई। मानने में कोई दिक्कत नहीं, यही तो दावा करते हैं लालू जी, मान लिया जाए, ठीक बात कह रहे हैं। उनके राज में जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग थे उनको आवाज मिली, इसको मानने में गुरेज नहीं है। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क और बिजली थोड़ा सुधर गया है, यही तो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो काहे के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि इसको कांग्रेस ने बर्बाद किया कि लालू जी ने खराब किया, इसको नीतीश सुधार देंगे कि मोदी सुधार देंगे।
मेरे भाई, जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये नहीं सुधरने वाला। चाहे एक वो प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर आ जाए। और एक जो सीख इसमें हम दे रहे हैं लोगों को, एक ही सीख दे रहे हैं। किसी ने कहा देश की बात, हम बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। आप देश के नाम पर वोट मत कीजिए, आप जाति के नाम पर वोट मत कीजिए, विचारधारा के नाम पर वोट मत कीजिए। एक बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, स्वार्थी बनिए। देश तो आपसे हमसे बहुत आगे है। देश में चाहे जितना समस्या है, पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000। उसमें भी सहरसा में प्रति व्यक्ति आय है 27,000। आप अपना चिंता कीजिए, देश का चिंता अपने आप हो जाएगा। कितना आदमी जो भाजपा का समर्थक है कहता है हम देश को मजबूत करने के लिए वोट देते हैं, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक बिहार नहीं मजबूत होगा तो देश कैसे मजबूत हो जाएगा। 13 करोड़ बिहार का आदमी अगर अनपढ़ और बेरोजगार मजदूर बन जाएगा तो देश उससे मजबूत होगा कि कमजोर हो जाएगा। पहले अपनी चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तब आपके समाज की चिंता होगी, तब बिहार की चिंता होगी, देश की चिंता अपने आप हो जाएगी। नहीं पुलवामा देश के नाम पर वोट देते रहिएगा, तब देश का तो जो होना है हो जाएगा। इसी देश में गुजरात है जहां 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है, 1 लाख करोड़ का एक बुलेट ट्रेन। और इसी देश में आप सहरसा में हैं जहां एक पैसेंजर ट्रेन के लिए आप 40 बरस से हाथ फैला रहे हैं और आपका पैसेंजर लाइन नहीं बना। अरे हम आपको जो इसी राज्य में, आपके राज्य हमने कांग्रेस का हमने राज्य देखा, अभी 10 बरस से मोदी जी का भी राज देख रहे हैं। गलती मनमोहन सिंह और मोदी जी की नहीं है, गलती आपकी और हमारी है। मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप गुजरात में नहीं गए हैं, हम 3 बरस गुजरात में हमने काम किया है। आप गुजरात में जाइएगा, गांव में अगर मोदी जी चले जाए, अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, अगर मुख्यमंत्री होने के नाते आप वहां गांव में जाइएगा तो गुजरात के लोगों को और कुछ समझ हो चाहे नहीं, अपने धंधे की समझ बहुत अच्छी है। गुजराती को धंधा बहुत बढ़िया बुझाता है। वहां नेता लोग जाता है तो सबसे पहले कहता है सर ये मार्केट होना चाहिए जहां सामान बेचे, सर हमारा यहाँ दुकान होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, ये रोड बनवाइए ताकि हम लोग सामान ले जाकर बेच सके, तब आपको वोट देंगे। बिहार में हम लोग ये सब बात नहीं करते, हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। समाजवाद, देश का सुधार, सामाजिक न्याय। अपने बच्चे के पेट में खाना नहीं है, सामाजिक न्याय पर वोट दिए जा रहे हैं। समता मूलक समाज बनाने के चक्कर में पूरा बिहार को भिखार बना दिया, सब बन गया समता मूलक। कोई ऊपर नहीं बढ़ेगा, सब नीचे रहेगा, हो गया सब बराबर। किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बन गया समता मूलक, सबका बच्चा मजदूर बन गया तो बन गया समता मूलक। इसीलिए बिहार में इस पूरे अभियान में गांव गांव घूम कर हाथ जोड़ रहे हैं कि एक बार संकल्प लीजिए, देश का जो होता है होने दीजिए। बहुत आपसे हमसे काबिल लोग देश को सुधारने के लिए हैं, पहले आप अपना जिंदगी सुधार लीजिए, एक बार अपने बच्चे का जीवन सुधार लीजिए। हम लोग पहले क्लास में पढ़ते थे तो मास्टर साहब बताते थे कि भैया देश का चिंता छोड़ो, पहले एग्जाम में नंबर आएगा तब जीवन सुधरेगा, ना तो दिन भर अखबार पढ़ते रहोगे, परीक्षा फेल कर जाओगे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो अब समय है जब बिहार में लोग अपनी चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें। एक बार मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोग को छोड़ दीजिए, जो जो करता है करे। हम लोग तो सबसे पीछे, मोदी जी आ जाए कि राहुल जी आ जाए, हम लोग को उससे क्या फर्क है। जब आप यहाँ से जाइएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात में भी बिहारी कहकर गाली सुनिएगा, और आज तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर भी बिहार के लोगों को बिहारी कह के गाली दिया जा रहा है। तो आप चाहे कांग्रेस को वोट दीजिए कि लालू जी को दीजिए कि मोदी को दीजिए, आपके और आपके बच्चों को सब बिहारी कह के गाली देगा, क्योंकि हमारी आपकी स्थिति इतनी खराब है। अगर आप और हम अपनी चिंता नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी हर कोई गाली देगा। कोई कहता है भैया महाराष्ट्र में मार दिया, बड़ा बदमाश है, तमिलनाडु में मार दिया, बहुत बदमाश है। मेरे भाई आप वहां नौकरी मजदूरी करने जाइएगा तो कोई मारेगा, तो मारना उसका सही नहीं है।
लेकिन आप समझिए तमिलनाडु के लोगों को क्या झगड़ा है बिहार के लोग से। जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। 1960 तक बिहार और तमिलनाडु बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में मजदूरी है 700 रुपया दैनिक। बिहार का आदमी जाता है, गरीब आदमी बेचारा 400 रुपया में काम करने लगता है, तो तमिलनाडु के आदमी को मजदूर को लगता है कि सब बिहारी आके हम लोग का भी रेट खराब कर रहा है, इसीलिए मारता है। तो जब तक हम लोग अपनी स्थिति नहीं सुधारेंगे, आपको हमको कितना बुरा लगता है कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बिहार के बच्चों को मार दिया। आपके घर में कोई लेटरिन साफ कर रहा है, आप उसको नहीं बदतमीजी से बोल रहे हैं। आपका बच्चा जाकर अगर बॉम्बे में नाली साफ करेगा तो उसको कोई राजा थोड़े ना कहेगा भाई। गरीब कोई अनपढ़ है तो उसको कोई विद्वान थोड़े ना कहेगा। तो पूरा समाज अगर अनपढ़ है तो दूसरों को दोष देने के बजाय हम लोग को अपना भी देखना चाहिए कि हम लोग ने अपनी दुर्दशा बनाई है, तभी तो कोई आकर हम लोग को गाली दे रहा है। तमिलनाडु में चाहे जितना भ्रष्टाचार चोरी हो, तमिलनाडु और कर्नाटक आदमी बिहार में आकर कहाँ मजदूरी कर रहा है। अगर पूरे तमिलनाडु के लड़के 20 लाख आकर यहाँ मजदूरी करते तो बिहार के लोग क्या कहता है, सब तमिलनाडु का आदमी आके भर जाता है, सब लोग कहता। अपनी गलती जब तक आप नहीं सुधारिएगा, बड़ा बड़ा लफ्फेबाजी करते रहिएगा। बिहार में आदमी को कुछ नहीं आता है, खाली राजनीति आता है। जहां जाइए 5 आदमी यहाँ बिहार में बैठेगा, उसको पढ़ाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है, लेकिन राजनीति यहाँ सबको बुझाता है। घर में, दलान में, चौक चौराहा पर जहां बैठिए राजनीति बतियाता है। हम 17 महीना से पैदल चल रहे हैं। हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, गांव में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन में राजनीति क्या हो रहा है उसका भी बात करता है कि भैया जो फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा है उस पर आपका विचार क्या है। अपना बच्चा पढ़ा नहीं है, फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा है उसका चर्चा करता है। उसको इतना समझ है। गांव में बैठे बैठे लोगों से पूछिए, कहेगा मोदी जी का 56 इंच का सीना, जैसे लग रहा है कि गया है इंच टेप से नापने। हम 3 वर्ष मोदी जी के साथ रहे, हमको नहीं मालूम है कि 56 है कि 58 है। बिहार में गांव गांव में आदमी को पता है मोदी जी का 56 इंच का सीना है। पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। अरे भाई, एक बार इंच टेप लेकर अपने बच्चे का भी सीना नाप लो जो खाना के अभाव में सिकुड़ा हुआ है। इसलिए ये दुर्दशा, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप नहीं जगिएगा, आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों को, और ये भी आपको बता देते हैं, ये आपका हमारा जिंदगी अब सुधरने वाला नहीं। कोई आ जाए, बिहार में कितना अच्छा व्यवस्था बन जाए, अब आप कोई पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर थोड़े ना बन जाइएगा। आप अपने जीवन में अंग्रेजी फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं। आप अगर कोई बढ़िया व्यवस्था बन जाए तो आप अंग्रेजी थोड़े बोलने लगिएगा। आपका वो समय निकल गया। लेकिन अभी से भी जग जाइएगा, अभी से भी जगिएगा तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इसलिए इस अभियान में एक ही बात कह रहे हैं, एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दो। अपने बच्चों के लिए वोट दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। बहुत आदमी, हम यादव जिलों के गांव में जाते हैं, उनके मुंह पर कहते हैं, आदमी कहता है भैया लालू नीतीश जात का राजनीति बहुत कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं, लालू जी कैमरे पर कहते हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। कहाँ लालू जी जात का राजनीति कर रहे हैं? लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार का राजा यादव समाज का ही लड़का होगा, सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि बिहार का राजा हमारा लड़का होगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। इस जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार की राजनीति है। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी बेचारे अकेले नहीं हैं। मांझी जी को अपने बच्चों की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने बच्चे का चिंता है। कुशवाहा को अपने बच्चे की चिंता है। नेताओं को अपने बच्चे की चिंता है। नेता अपने और अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं, जात नेता नहीं देख रहा है। लालू जी को मदद लगा तो हम पंडित जी हैं तो हमको बुलाकर मदद लिए, उससे उनको क्या फर्क है? वो यादव जी का मदद नहीं लेंगे। किसी नीतीश जी को जरूरत पड़ा तो हमसे जात देकर थोड़े ना मदद ले रहे। भैया जो कुर्सी पर बैठा दे वही अच्छा है। तो आपके बच्चे का जो जीवन सुधार दे वही अच्छा है। नेताओं को अपने बच्चों का अगर
हित देखने का हक है, तो बिहार की जनता को भी ये हक है कि आप अपने बच्चे का हक देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए, तभी सुधरेगा। यही अभियान है। बाकी हम 25 तारीख को आएंगे, आपके जिले में 1 महीना रहेंगे, प्रयास करेंगे कि जितने गांव पंचायत जा सकते हैं वहां जाएं, उसको समझें, आपकी समस्या को समझें, आपके हर पंचायत की योजना बनाएं। आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर भी मिलेगा। आप हमारे साथ चल सकते हैं, आप जो सवाल करना है कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब सोचने समझने के बाद निर्णय लीजिए कि इसमें जुड़ना है, जब जुड़िए तो इसके मालिक मुखिया बनिए। ये जवाबदेही लीजिए अपने कंधे पर कि अब इसको आगे हमको चलाना है। प्रशांत किशोर, आपका भी एक वोट है, प्रशांत किशोर का भी एक वोट है। एक अंतिम बात, कई आदमी को सब सुनने के बाद लगता है तो ऐसे बतिया रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस देश में 100 वर्ष पहले हमने सुना है कि यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता था। अधिवेशन में बैठ के ये तय होता था कि देश का नेता कौन होगा, कांग्रेस का नेता कौन होगा। उसमें ये तय होता था कि अगले 1 साल तक अंग्रेज से लड़ाई किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आप जरा समझिए, आज जितने लोग अनपढ़ है, इससे 10 गुना ज्यादा लोग उस समय अनपढ़ था। वही अनपढ़ समाज के लोग, वही जाति धर्म में बटे हुए लोग हर साल कांग्रेस के अधिवेशन में जुटते थे, जुटकर बात करते थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुनते थे, ये तय करते थे कि आगे का चुनाव लड़ाई कैसे होगा। अगर ये बात 100 साल पहले संभव था तो आज भी संभव है। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी से प्रयास किया जाए। और मुझे लगता है कि बिहार में लोगों की चेतना दब गई है, मरी नहीं है। यहाँ के लोगों के समझ पर धूल पड़ गया है। उसको थोड़ा मेहनत करके अगर साथ किया जाए तो ये ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश की धारा को बदला है। ये बिल्कुल संभव है, यहाँ से ये चीज खड़ी की जा सकती है। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके 1-2 सवाल है तो आप कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, 25 के बाद हम जब यहाँ आएंगे तो आपसे लंबा मिलने, बात करने, सुनने समझने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल रखना चाहते हैं आप बोलना चाहते हैं?